नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग भाषिक संरचना तथा उसके स्तर का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि भाषिक संरचना क्या होता है और भाषिक संरचना के कौन कौन से स्तर होते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था है, यानी भाषा जो होती है यादृच्छिक होती है और यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की एक संरचनात्मक व्यवस्था होती है। यानी भाषा की अपनी एक संरचना होती है जिसमें निश्चित होता है कि उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा, उसमें शब्द किस प्रकार से रहेंगे, ध्वनियां किस प्रकार से रहेंगी, उसके वाक्य की संरचना क्या होगी, उसके रूप की संरचना क्या होगी, ये भाषा में पहले से निश्चित होता है और यह पूरी की पूरी जो व्यवस्था होती है वह यादृच्छिक होती है, माना हुआ होता है। इसकी संरचना विशेष प्रकार की होती है जिसके कई स्तर होते हैं। यानी भाषा की जो संरचना होती है वो एक विशिष्ट प्रकार की संरचना होती है और इस संरचना के कई स्तर होते हैं, जैसे ध्वनि स्तर हो गया, रूप स्तर हो गया, वाक्य स्तर हो गया। यानी भाषा की संरचना जो होती है अलग अलग स्तर पर अलग अलग होती है। भाषा की जितने स्तर होते हैं सबकी अलग अलग संरचना होती है और सबके संरचना की जो इकाई होती है वह अलग होती है। जैसे ध्वनि स्तर पर जो इकाई है ध्वनि है, वाक्य स्तर पर जो इकाई है वह वाक्य है, या रूप स्तर पर जो इकाई है वह रूप है। जितने स्तर हैं उतनी इकाइयां हैं। भाषा के प्रत्येक स्तर या इकाई की अलग अलग संरचना होती है। यानी भाषा की जितनी इकाइयां हैं, ध्वनि स्तर पर जो इकाई ध्वनि है इसकी संरचना अलग होती है, वाक्य स्तर पर इकाई जो है वाक्य है तो इसकी संरचना अलग होती है। आप यहाँ सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि संरचना का आशय व्यवस्था से है। भाषा में शब्द की व्यवस्था होती है, ध्वनि की व्यवस्था होती है, रूप की व्यवस्था होती है, वाक्य की व्यवस्था होती है और वह व्यवस्था एक निश्चित व्यवस्था होती है, तभी वह अर्थ प्रदान करती है। अगर उस व्यवस्था में हम हेर फेर करते हैं, उस व्यवस्था में बदलाव करते हैं तो भाषा की संरचना बदल जाती है, तो अर्थ हमारा क्या होता है, बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भाषिक संरचना को हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। हमने आपको पहले बता दिया कि भाषा के जितने भी स्तर होते हैं सबकी संरचना अलग अलग होती है। यहाँ हम पहले वाक्य का उदाहरण लेकर के समझते हैं कि भाषिक संरचना किस प्रकार से काम करता है। दो वाक्य हैं हमारे सामने, एक है राम ने श्याम को मारा, दूसरा है श्याम ने राम को मारा। दोनों में उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, केवल शब्दों की संरचना में अंतर है। यहाँ पर कर्ता राम है और यहाँ पर कर्म श्याम है। दूसरे वाक्य में जो है श्याम जो है कर्ता हो गया है और राम जो है कर्म हो गया है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। हमने क्या किया, शब्द वही है, दोनों वाक्य में शब्द वही है, लेकिन संरचना को बदल दिया है और संरचना बदल जाने से अर्थ बदल गया है। पहले में राम ने श्याम को मारा, दूसरे में श्याम ने राम को मारा है, क्योंकि संरचना बदल गया है। राम जो है कर्ता के जगह कर्म हो गया है, इसलिए उसका अर्थ क्या हो गया है, बदल गया है। दोनों वाक्यों में 5-5 घटक हैं किंतु संरचना समान नहीं है, व्यवस्था समान नहीं है। किस शब्द का कहाँ प्रयोग किया जाएगा यह समान नहीं है। पहले में राम करता है तो दूसरे में कर्म हो गया है और इसी कारण से शब्द वाक्य का जो अर्थ है वह पूरी तरीके से बदल गया है। यानी वाक्य की अपनी एक संरचना होती है, संरचना के कारण ही वह विशिष्ट अर्थ देता है। संरचना बदल जाएगा तो वाक्य का अर्थ जो होगा बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ध्वनि की संरचना कैसे होती है। ध्वनियों की भी अपनी एक संरचना होती है, जो हम अपने मुख से बोल रहे हैं क्या है, ध्वनि है, और ध्वनियां आपस में मिलकर के ही शब्द का निर्माण करती हैं। यहाँ दो शब्द हमने लिखा हुआ है, एक है लिखना और दूसरा है खिलना। लिखना और खिलना दो शब्द हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन दोनों में ध्वनियां समान हैं। दोनों में एक ही प्रकार के ध्वनियों का प्रयोग किया गया है, अंतर केवल संरचना में है। लिखना जो शब्द है इसमें ध्वनियों की संरचना अलग है और खिलना जो शब्द है इसमें ध्वनियों की संरचना अलग है। जो लिखना शब्द है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ल, ई, ख, न और आ ध्वनियों से मिलकर के बना हुआ है और क्रम भी यही है। लेकिन जो खिलना शब्द है ध्वनियां तो यही हैं, लेकिन उनका संरचना अलग है, उनका क्रम अलग है। पहले ख का प्रयोग कर दिया गया है, फिर ई का प्रयोग कर दिया गया है, फिर ल का प्रयोग कर दिया गया है, तो थोड़ा सा इसमें अंतर है। ल के बाद अ का प्रयोग यहां पर किया गया है, फिर न का प्रयोग किया गया है और आ का प्रयोग किया गया है, फिर जाकर के इसका निर्माण हुआ है। ध्वनियां वही हैं, केवल संरचना के बदल जाने से शब्द का अर्थ क्या हो गया है, बदल गया है। यानी
हम कह सकते हैं कि भाषा की अपनी एक संरचना होती है, वह संरचना विशिष्ट होती है और प्रत्येक इकाई, चाहे ध्वनि इकाई हो, चाहे शब्द इकाई हो, चाहे वाक्य इकाई हो, उसकी एक विशिष्ट संरचना होती है जिसमें हम परिवर्तन करेंगे तो अर्थ क्या होता है, बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि भाषिक संरचना के स्तर कौन कौन से होते हैं। अब तक हम लोगों ने देखा कि भाषिक संरचना होती क्या है, अब जानेंगे भाषिक संरचना के कौन कौन से स्तर होते हैं। सामान्य रूप से भाषिक संरचना में 5 स्तर माने जाते हैं: वाक्य स्तर, रूप स्तर, शब्द स्तर, ध्वनि स्तर और अर्थ स्तर। लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने मुख्य रूप से 4 स्तर को माना है। भोलानाथ तिवारी का मानना है कि मुख्य रूप से भाषिक संरचना के 4 स्तर होते हैं, लेकिन इन चारों स्तर को विभाजित करके उन्होंने कुल 6 स्तर तक यहाँ पर पहुंचा दिया है और इसी 6 स्तर का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। जो 6 स्तर हैं आपके, वह अर्थ है, प्रोक्ति है, वाक्य है, रूप है, शब्द है और ध्वनि है। भाषा में यही 6 स्तर पाए जाते हैं, इन्हीं से मिलकर के भाषा का निर्माण होता है। आप यहाँ पर बढ़ते से घटते हुए क्रम में लिखा हुआ पाएंगे। भाषिक संरचना का जो सबसे बड़ा स्तर है वह अर्थ है, फिर प्रोक्ति है, फिर वाक्य है, फिर रूप है, फिर शब्द है, फिर ध्वनि है। लेकिन जो हम इसका वर्णन करेंगे एक घटते से बढ़ते हुए क्रम में करेंगे तो आपको समझने में जो थोड़ी सी आसानी होगी। चलिए भाषिक संरचना के एक एक स्तर का वर्णन करते हैं और जानते हैं कौन सा स्तर क्या होता है। पहला स्तर है ध्वनि। हमारे मुख से जो निकल रहा है अक्षर क्या है, ध्वनि है। और ध्वनि जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनियों को और अधिक विभाजित नहीं किया जाता है। अगर ध्वनियों को हम और अधिक विभाजित करेंगे तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन जो ध्वनियां होती हैं वो सार्थक नहीं होती हैं, कोई अर्थ प्रदान नहीं करती हैं। जैसे एक शब्द है, हमने ऊपर उदाहरण दिया था लिखना। लिखना एक शब्द है जो एक अर्थ दे रहा है। अगर हम इसको ध्वनियों में विभाजित कर दे रहे हैं, ल, ई, ह, अ, न और आ, इतनी ध्वनियों में विभाजित कर दे रहे हैं इसको, तो प्रत्येक ध्वनि का कोई अर्थ नहीं रह जा रहा है, कोई अर्थ या नहीं दे रहा है। यानी ध्वनियां क्या होती हैं, सार्थक नहीं होती हैं, निरर्थक होती हैं। लेकिन यही निरर्थक ध्वनियां आपस में मिलकर के सार्थक शब्दों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। यानी ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, निरर्थक है, लेकिन यही ध्वनियां आपस में मिलकर के सार्थक शब्दों का निर्माण करती हैं। भाषा की ध्वनि संरचना में विभिन्न ध्वनियां, उसकी स्वनिम व्यवस्था तथा आक्षरिक संरचना आदि का अध्ययन होता है। यानी भाषा की जो ध्वनि संरचना है इसमें हम ध्वनियों के अध्ययन करते हैं, उसकी स्वनिम व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, आक्षरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। इन सभी चीजों का अध्ययन ध्वनि व्यवस्था में यानी ध्वनि स्तर पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, भाषिक संरचना का जो दूसरा स्तर है वह शब्द है। और हमने आपसे पहले ही बता दिया कि शब्द जो है ध्वनियों से मिलकर के ही बने होते हैं। जो निरर्थक ध्वनियां होती हैं वो आपस में मिलकर के सार्थक शब्दों का निर्माण करती हैं। शब्द जो होते हैं भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से अर्थ का पता चलता है। यह भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ऊपर हमने बताया कि ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से देखा जाए, सार्थकता की दृष्टि से देखा जाए तो शब्द जो होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी ऐसी इकाई जिसका अर्थ प्राप्त हो सके उसमें सबसे छोटा कौन सा है, शब्द है। विभिन्न ध्वनियां आपस में मिलकर शब्द का निर्माण करती हैं। इन कई प्रकार की निरर्थक ध्वनियां आपस में मिलकर के एक सार्थक शब्द का निर्माण करती हैं। शब्द में धातु समाहित होते हैं, यानी जो शब्द होते हैं शब्दों में धातु जो होते हैं निहित होते हैं। यानी शब्द संरचना पे हम कह सकते हैं कि शब्दों का निर्माण जो है ध्वनियों से होता है। शब्द जो है सार्थक होते हैं, उनका अपना एक अर्थ होता है और यह भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला स्तर है रूप। रूप को ही पद कहा जाता है। जो शब्द होते हैं, ऊपर हमने शब्द का अध्ययन किया, जो शब्द होते हैं शब्द में प्रत्यय जोड़ करके रूप का निर्माण होता है। यानी रूप का निर्माण शब्द के माध्यम से ही होता है। शब्द में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमको रूप की प्राप्ति होती है। जैसे एक वाक्य है यहाँ पर, राम ने रावण को मारा, एक वाक्य है, हमको इसमें रूप को अलग करना है तो इसमें 3 रूप आपको मिलेगा। पहला है राम ने, दूसरा है रावण को और तीसरा है मारा। राम एक शब्द है, इसके बाद हमने क्या जोड़ दिया है, प्रत्यय जोड़ दिया है, प्रसर्ग जोड़ दिया है, तो एक रूप बन गया है। रावण एक शब्द है, इसके बाद हमने एक प्रसर्ग जोड़ दिया है
को तो एक रूप बन गया है और मारा जो है तीसरा रूप है। यानी एक वाक्य है राम ने रावण को मारा, ये 3 रूपों से मिलकर के ही बना हुआ है। यानी रूप क्या है? एक प्रकार के पद है जिनका निर्माण शब्दों के बाद में प्रत्यय या परसर्ग को जोड़कर किया जाता है, जो अर्थ को प्रदान करने में, अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करते हैं, वाक्य को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रूप के बाद जो स्तर आता है उसका नाम है वाक्य, और वाक्यों का निर्माण कई प्रकार के रूपों से मिलकर के होता है। और वाक्य जो होती है भाषा की सहज इकाई होती है। जब तक हमारा वाक्य पूरा नहीं होता है तब तक हमें अर्थ ठीक प्रकार से समझ में नहीं आता है। वाक्यों का जो निर्माण होता है वो रूप के माध्यम से ही होता है। हमने ऊपर के उदाहरण में बताया था यहाँ पर कि राम ने रावण को मारा एक वाक्य है, इसमें 3 रूपों का प्रयोग किया गया है। ये 3 रूप मिल करके एक वाक्य का निर्माण किए हुए हैं। इन वाक्य का जो निर्माण होता है यह रूप के माध्यम से ही होता है। अभी तक दोस्तों वाक्य को जो है भाषा की एक सहज इकाई मानी जाती थी कि वाक्य को पढ़ लेने पर, वाक्य को जान लेने पर हमें अर्थ की प्राप्ति ठीक ठीक प्रकार से हो जाती है। लेकिन अब वाक्य के बाद भी इकाइयां मानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वाक्य के बाद कौन सी इकाई आती है। वाक्य के बाद जो इकाई है प्रोक्ति। आपने पैराग्राफ का नाम सुना होगा। प्रोक्ति से आशय आमतौर पर पैराग्राफ से ही है। जब हम अपनी बात को कहते हैं तो हम एक वाक्य में उसे समाप्त नहीं कर पाते हैं। अपनी बात को कहने के लिए हमें कई वाक्यों का सहायता लेना पड़ता है, तब जाकर के हमारा बात जो है पूरा होता है। और उस पूरे बात को क्या कहते हैं? पैराग्राफ। उसी को प्रोक्ति के नाम से जाना जाता है। प्रोक्ति की संकल्पना भाषा विज्ञान में नई है। किसी बात को कहने के लिए एक से अधिक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों के समुच्चय को ही प्रोक्ति कहा जाता है। जैसे हमने कह दिया राम ने रावण को मारा है, यह एक वाक्य हो गया। लेकिन अगर हमें पूरा अर्थ समझना हो कि राम ने रावण को क्यों मारा, तो हम 3-4 वाक्य उसके आगे और जोड़ेंगे कि राम ने रावण को मारा क्योंकि रावण ने सीता का हरण किया था। इसके आगे भी वाक्य हम जोड़ सकते हैं और सभी वाक्य मिल करके प्रोक्ति का निर्माण करेंगे और अर्थ की प्राप्ति हमें ठीक ठीक प्रकार से हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं। भाषिक संरचना का जो अगला स्तर है वह है अर्थ। अर्थ जो है भाषा का मुख्य उद्देश्य अर्थ ही होता है। अर्थ का आदान प्रदान ही भाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। भाषा का मूलभूत काम अर्थ की अभिव्यक्ति करना है। शब्द तथा शब्द से बड़ी भाषा जितनी भी इकाई होती हैं सबका अर्थ होता है। इन भाषा की जितनी इकाइयां, चाहे शब्द हो गए या शब्द से जो बड़ी भाषा की इकाई हैं, चाहे रूप हो गया चाहे वाक्य हो गया, सबका अर्थ होता है। और इसी के माध्यम से भाषा के उद्देश्य की पूर्ति होती है। यह भाषा की चरम इकाई होती है, क्योंकि अर्थ का संप्रेषण करना ही भाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। उस अर्थ की अभिव्यक्ति शब्द के माध्यम से भी हो सकती है, रूप के माध्यम से भी हो सकती है, वाक्य के माध्यम से भी हो सकती है और प्रोक्ति के माध्यम से भी हो सकती है। पहले जो है अर्थ की अभिव्यक्ति वाक्य के माध्यम से सहज ढंग से हो जाता था, लेकिन अब प्रोक्ति को उसके आगे एक और इकाई मान लिया गया है, तो प्रोक्ति के माध्यम से अब अर्थ की अभिव्यक्ति सहज ढंग से हो पाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ आया होगा और आप जान पाए होंगे कि भाषिक संरचना क्या होती है, भाषिक संरचना के कौन कौन से स्तर होते हैं, ध्वनि स्तर क्या है, शब्द स्तर क्या है, रूप स्तर क्या है, वाक्य स्तर क्या है, प्रोक्ति स्तर क्या है और अर्थ स्तर क्या है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।